हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 16 है। यहां पर हम लोग निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम प्रकृति से विभिन्न प्रकार के उत्पादों को सीधे प्राप्त करते हैं, जैसे फसलें, फल, सब्जियां। ये सब हमें मिट्टी से प्राप्त होती हैं। इमारती लकड़ी, औषधि जड़ी बूटियां, राल या बिरोजा जिसको कहा जाता है, गोंद, लाख, ये सब हमें वनों से प्राप्त होते हैं। वहीं जो जानवर हैं, जानवर हमें दूध, मांस, खाल या फिर ये सब चीजें उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार से जो खनिज पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ जो है धरातल के नीचे से निकाले जाते हैं। तो वे सभी वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से सीधे प्राप्त करते हैं प्राथमिक उत्पाद कहलाती हैं। तो वानिकी, खेती, खनन, पशुपालन और मत्स्यन का कार्य, इन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है, जमीन से जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय हैं वो प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक उत्पाद में आ जाते हैं, प्राथमिक कार्य में आ जाते हैं। अब देखिए इसके बाद की अवस्था क्या है, सेकंड वाली अवस्था है। तो प्राथमिक उत्पादों को जब संशोधित करके उपयोगी वस्तुओं में बदल दिया जाता है तो उन्हें द्वितीयक उत्पाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जो है धात्विक खनिज निकाले, तो धात्विक खनिजों को हमने संशोधित किया। संशोधित करने के बाद हमने जो लोहे की सीट्स हैं या फिर स्टील की जो चादरें हैं वो बना ली, या फिर कोई अन्य उपकरण बना लिया, तो ये द्वितीयक उत्पाद कहलाएगा। तो वे क्रियाएं जिनमें प्राथमिक उत्पादों को गौण उत्पादों में रूपांतरित किया जाता है, द्वितीयक व्यवसाय कहलाती हैं। अब इसके बाद यहां पे आता है तृतीयक व्यवसाय। तो व्यवसाय के ये दोनों समूह तृतीयक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपका चाहे प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तो प्राथमिक द्वितीयक में भी क्या है, जब हम मान लीजिए हम किसी खेत से कोई फसल वगैरह लेकर आ रहे हैं, तो फसल को लाने ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होगी। परिवहन की आवश्यकता होगी, व्यापार वाणिज्य की आवश्यकता होगी, यानी उसे खरीदने बेचने की आवश्यकता होगी। तो ये सभी जो कार्य आ जाएंगे ये हमें तृतीयक कार्य में आ जाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सेकेंडरी वाला भी है। तो यहाँ पे वही चीजें बताई गई हैं कि परिवहन, वस्तुओं का व्यापार, व्यक्तिगत सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्माण कार्य, ये तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि तृतीयक व्यवसाय जो है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को सहायता प्रदान करता है। तृतीयक के बिना प्राथमिक और द्वितीयक को चला पाना संभव नहीं है। इसके बाद उद्योग को जानेंगे। उद्योग का मतलब क्या है। हम लोग अक्सर उद्योग शब्द सुनते होंगे। उद्योग होता क्या है। देखिए, उद्योग शब्द का उपयोग आजकल बड़े साधारण ढंग से किया जाता है। जैसे मत्स्य उद्योग हो गया, पर्यटन उद्योग है, इस्पात उद्योग हो गया। हालांकि इसमें ब्रॉड लेवल में अगर आज के सेंस में हम लोग जाएं, जैसे वर्तमान की जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग अगर ब्रॉड लेवल में जाएं, तो हम यहाँ पर उद्योग का अर्थ एक नए अर्थ में देखते हैं। उद्योग शब्द गौड़ व्यवसाय अर्थात निर्माण की ओर संकेत करते हैं। उद्योग अगर हम जनरली आज के टर्म में यूज करें, वर्तमान में यूज करें, तो उद्योग का मतलब निकल के आता है ऐसा उपक्रम जिसके जरिए किसी चीज का निर्माण हो रहा हो। अब है आधुनिक उद्योगों का विकास। तो यहां पर हम लोग प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक कैसे कैसे उद्योगों का विकास हुआ है, कैसे कैसे उस पर प्रगति हुई है, वो यहां पर जानेंगे। देखिए, पुराने समय में जो भी प्राथमिक उत्पाद होते थे, जब उनको द्वितीयक उत्पादों में बदला जाता था, तो ये काम जो है साधारण औजारों से होता था। ये पुराने समय में जो काम किया जाता था वो साधारण औजारों से किया जाता था। और पुराने समय में खास करके शारीरिक श्रम, यानी आदमी खुद से मेहनत करते थे, पशु शक्ति का उपयोग करते थे। तो खुद की मेहनत से और पशु शक्ति का उपयोग करके काम करते थे। और जो भी काम किया जाता था वो खास करके किसी एक व्यक्ति के घर तक ही सीमित था। यानी पुराने समय में आप आज की तरह बड़े बड़े उद्योग धंधे जैसे स्थापित किए गए हैं, फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं, उस तरह के नहीं थे। घरों घरों में ही काम होता था। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपनी जो कला है, अपना कौशल है, स्थानांतरित करती थी और परिवार के कुछ सदस्य मिलकर ये काम करते थे। तो जैसे आज के समय में होता है, फैक्ट्री में अलग अलग क्षेत्रों के लोग आके काम करते हैं, अलग अलग प्रतिभा वाले लोग काम करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। जैसे एक परिवार जो मान लीजिए कपड़े का काम कर रहा है, तो उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो काम अपने पूर्वजों से सीखकर आगे बढ़ाती चली जाएंगी और वही काम जो है घर में चलता रहेगा। तो पुराने समय में इस तरह से काम होता था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे तकनीकी प्रगति हुई, तो धीरे धीरे साधारण औजारों का स्थान जो है जटिल और शक्तिशाली मशीनों ने ले लिया। और अभी की जो मशीनें हैं ये मानव श्रम से या पशु शक्ति से नहीं चलती हैं, बल्कि जल, कोयला या खनिज तेल से उत्पन्न ऊर्जा, यानी जिसको हम विद्युत कहते हैं, विद्युत की द्वारा चलती हैं। तो मशीनों के लिए क्या हुआ, मशीनों के लिए बहुत बड़े कार्य करने के स्थान की आवश्यकता हुई। यानी मशीनें बड़ी बड़ी थी, तो इनके लिए इन्हें हम घर पे तो लगा नहीं सकते हैं। तो हमें क्या हुआ, एक बड़े बड़े स्थान चाहिए जहां पर हम मशीनें स्थापित कर सकें। तो ऐसे करके फैक्ट्रियों की स्थापना हुई। तो ऐसे करके आप यहाँ पर देखेंगे बड़ी बड़ी मिलें या कारखाने ऐसे स्थापित किए गए। अब बड़ी बड़ी मिलें और कारखाने स्थापित हुए, तो यहाँ पर क्या था, पहले देखिए, पहले जो भी उत्पादन होता था, उत्पादन में सारी प्रोसेस कोई एक व्यक्ति ही करता था। जैसे कपड़े का काम है, तो कपड़े के काम में क्या होगा, जैसे रुई को धुलने से लेकर, रुई से जो है सूत काटने तक लेकर, सूत काटने के बाद कपड़ा बुनने से लेकर उसकी रंगाई, उसकी जो है सुखाई या फिर उस पर छपाई वगैरह जो काम है, कोई एक ही व्यक्ति करता था, एक ही परिवार करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, आपके काम का जो सेगमेंट है डिवाइड कर दिया गया है कि भाई यहाँ पर रंगाई अलग होगी, कपड़े का जो सूत काटने वाली प्रक्रिया वो अलग होगी, मतलब सब काम डिवाइड कर दिया गया है। तो मशीनों के प्रयोग से क्या हुआ है, विशेषीकरण और श्रम विभाजन हुआ।
हर हर व्यक्ति को अपने अपने प्रतिभा के अकॉर्डिंग काम सौंपा गया। ये नहीं है कि एक व्यक्ति सारे काम परफॉर्म करेगा। तो उससे क्या हुआ कि श्रम का विभाजन हुआ, विशेषीकरण हुआ, लोगों में और ज्यादा उस चीज को प्रति लेकर डेडिकेशन आया, और ज्यादा उस चीज के प्रति वो उन्नत बन पाए। एक बड़ी प्रक्रिया को एक निश्चित क्रम में छोटे छोटे चरणों में डिवाइड कर दिया गया। यानी पूरी बड़ी जो प्रोसेस थी, यहाँ पर पूरा का पूरा उत्पादन पहले पुराने जमाने में घर में ही होता था, अब इसको पूरा चरणों में डिवाइड कर दिया गया कि इसका फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड ये होगा, आगामी स्टेप ये होगा, और यहाँ पर ये लोग काम करेंगे। प्रत्येक श्रमिक को एक छोटे कार्य के लिए केवल उस विशिष्ट भाग का दायित्व सौंपा गया। अब ये नहीं है कि मान लीजिए जो कपड़ा रंगने वाला व्यक्ति है, जरूरी नहीं है कपड़ा रंगने वाला व्यक्ति जो सूत कताई का काम वो भी करे, नहीं, जरूरी नहीं है। सूत कताई वाला व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है वो कपड़ा भी रंगे, नहीं। तो यहाँ पे काम का क्या विभाजन कर दिया गया, यानी श्रम का विभाजन कर दिया गया कि आपको पर्टिकुलर वही काम करना है जिसमें आप निपुण हैं, अन्य काम आप नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आगे उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है कि कैसे कैसे उद्योगों का वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है। देखिए, उद्योगों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कच्चे माल के आधार पर, औद्योगिक इकाई के आधार पर, उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर। तो सबसे पहले जानेंगे कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग को दो भागों में डिवाइड किया गया है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में खाद्य प्रसंसाधन, जैसा कि हमने टमाटर का एग्जाम्पल दिया था, टमाटर से केचप या फिर जो सॉस वगैरह बनाई जाती है, ये सब चीजें, या फिर जो अन्य उत्पाद हैं, तो ये सब चीजें खाद्य प्रसंसाधन में आ जाती हैं। चीनी, सूती वस्त्र उद्योग, ये सब कृषि आधारित उद्योग हैं। वहीं खनिज आधारित उद्योग में लौह इस्पात उद्योग आ जाएगा, एल्यूमिनियम, सीमेंट उद्योग, ये सब खनिज आधारित उद्योग हैं। इसके अलावा यहां पे बताया गया उद्योगों को औद्योगिक इकाई के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, औद्योगिक इकाई का आकार उसमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या के आधार पर और उसे स्थापित करने और चलाने में जो पूंजी इन्वेस्ट की गई है उसके आधार पर किया जा सकता है कि कौन सा उपक्रम कितना बड़ा है, कितना छोटा है। तो इसके अनुसार जो उद्योग है उनको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। बड़े पैमाने के उद्योग, जैसे बड़े पैमाने के उद्योग जिनमें बहुत ज्यादा पूंजी, बहुत ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, वो बड़े पैमाने के उद्योग बोले जाते हैं। जैसे कि लौह इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, तेल प्रसंस्करण उद्योग है, यानी कि रिफाइनरी वगैरह, ऑयल रिफाइनरी है, ये सब बड़े पैमाने के उद्योगों के उदाहरण हैं। इसके बाद आ जाता है मध्यम पैमाने के उद्योग। तो मध्यम पैमाने के उद्योग में आपका टेनरी वर्क है, यानी चमड़ा वर्क है, कागज है, सीसा है, वनस्पति तेल, ये सब मध्यम पैमाने के उद्योग हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत की अधिकतर औद्योगिक जो इकाइयां हैं वो मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योगों के अंतर्गत आती हैं। यानी हमारे यहाँ मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योग संख्या में ज्यादा हैं। तीसरे नंबर पर आएंगे आपके छोटे पैमाने के उद्योग। देखिए, इसमें भी वही है कि अगर किसी औद्योगिक इकाई में कार्य करने वाले श्रमिक बहुत कम हैं और निवेश की गई जो पूंजी ये भी कम है, तो ऐसी जो औद्योगिक इकाई है इसको छोटे पैमाने का उद्योग कहा जाता है। तो छोटे पैमाने के उद्योग में विविध प्रकार की वस्तुएं, जैसे लकड़ी पर नक्काशी, बेत का फर्नीचर या अन्य वस्तुएं बनाना, कपड़ा बुनना अथवा हैंडलूम का कपड़ा जो हाथ से बुनाई होती है, हैंडलूम का कपड़ा बनाना, अचार आदि बनाने का कार्य बहुत छोटी छोटी इकाइयों में किया जाता है। छोटी छोटी इकाइयों में लोग घरों में मिलकर करते हैं। इसको लघु अथवा कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। इन उद्योगों को लघु उद्योग या फिर कुटीर उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कार्य है किसी घर में, किसी छोटे से मतलब एक वर्कशॉप में किया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी, सहकारी, सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में डिवाइड किया जा सकता है। देखिए, जिन उद्योगों का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास अथवा व्यक्तियों के समूह के पास होता है तो उसे निजी उद्योग कहते हैं। जैसे आईटीसी कंपनी है, रिलायंस है, टाटा है, तो ये सभी क्या निजी उद्योग के उदाहरण हैं। जब किसी कंपनी का स्वामित्व सरकार के पास, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास होता है, उसे सार्वजनिक उद्योग या सरकारी उद्योग कहा जाता है। अगर केंद्रीय अथवा राज्य सरकार किसी उद्योग की स्वामी है तो ऐसे उद्योग को सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, गेल, भेल, ये सभी जो है सार्वजनिक उद्योग या सरकारी उद्योग के उदाहरण हैं। अगर किसी उद्योग का स्वामित्व किसी सहकारी संस्था के पास है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास है, तो उसे सहकारी उद्योग कहते हैं। ठीक है, सहकारी संस्था का मतलब क्या है कि जब एक जगह के कोई क्षेत्र के कोई लोग हैं वो आपस में मिलकर किसी उपक्रम की स्थापना करते हैं तो सहकारी उद्योग कहलाता है। तो भारत में सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमूल का है, तो अमूल एक सहकारी उद्योग का उदाहरण है। अगर किसी उद्योग की स्थापना स्वामित्व तथा प्रबंधन सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों के पास सम्मिलित रूप से है तो ऐसे उद्योगों को संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। यानी कई बार क्या होता है, सरकार कुछ चीजों की स्थापना करती है, ये चलाने के लिए किसी प्राइवेट फर्म को दे देती है। जैसे कि आपने देखा होगा अडानी पोर्ट जो है, अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक जो है, इसी प्रकार का है। यानी हमारे यहाँ जो है अभी जो सरकार जो विनिवेशीकरण कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसके जरिए अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, तो वहां पर क्या है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है। तो ये सब जो उपक्रम बोले जाएंगे संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम बोले जाएंगे। इसके अलावा हाल के वर्षों में बहुत से उद्योगों को विदेशी निवेशकों के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो इन्हें जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां या फिर मल्टीनेशनल कंपनियां भी कहते हैं। इसके बाद है प्रमुख उद्योग। तो प्रमुख उद्योगों में बात करेंगे सबसे पहले वस्त्र उद्योग की। तो सूती, पटसन, रेशमी, ऊनी और कृत्रिम जैसे जो विभिन्न प्रकार के रेशे हैं, ये वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्रदान करते हैं।
देखिए, भारत की बात की जाए तो भारत में सूती वस्त्र या वस्त्र बनाने की परंपरा जो है काफी पुरानी है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही वस्त्रों का उत्पादन होता रहा है। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग सबसे पुराने उद्योगों में से एक है। भारत में सबसे पहला आधुनिक वस्त्र उद्योग का जो कारखाना है 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया गया था। हाल के वर्षों में सूती और कृत्रिम अथवा ऊनी और कृत्रिम रेशों से निर्मित जो मिश्रित वस्त्र हैं, इनका उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ गया है। यानी आज की डेट में आप देख पा रहे होंगे जो मिक्स क्वालिटी के जो वस्त्र होते हैं, जिनमें सूती भी शामिल है, कृत्रिम भी शामिल है, सूती और कृत्रिम दोनों रेशों से मिलकर बनते हैं, तो इस प्रकार के वस्त्रों का जो उत्पादन जो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कृत्रिम रेशे जो हैं वो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जैसे रेयान है, नायलॉन है, टेरीन है, ये सब जो है कृत्रिम रेशों के उदाहरण हैं। सूती तथा मानव निर्मित रेशों का उद्योग जो है ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात राज्य में केंद्रित है। इसके अलावा जो हैंडलूम सेक्टर है, हथकरघा, हाथ से कपड़ा बुनने की जो प्रक्रिया है, हथकरघा क्षेत्र में भी भारी मात्रा में कपड़ों का उत्पादन होता है। पटसन या जूट उद्योग की बात करें तो हमारे देश में पटसन उद्योग का जो विकास है पारंपरिक रूप से निर्यात के लिए हुआ है। यानी हमारे यहाँ जितने भी पटसन का सामान बनाया जाता है उस सामान का निर्यात किया जाता है और कुछ कुछ हम अपने लिए भी उपभोग के लिए रख लेते हैं। जैसे गलीचे हैं, थैले हैं, ये सब पटसन से बनाए जाते हैं। बोरे वगैरह हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और ये जो उद्योग है पटसन जूट या पटसन उद्योग मुख्य रूप से जो है पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य में हमारे यहाँ केंद्रित है। ऊनी और रेशमी उद्योग, देखिए ऊनी और रेशमी उद्योग का हमारे यहाँ कुल वस्त्र उत्पादन में योगदान जो काफी ज्यादा कम है। ऊनी वस्त्रों के कारखाने जो है अमृतसर, पंजाब के धारीवाल में, श्रीनगर, मुंबई, जामनगर, कानपुर और बेंगलोर में स्थित हैं। रेशम वस्त्र उद्योग के जो कारखाने हैं वो मुर्शिदाबाद में, वाराणसी में, श्रीनगर, कांचीपुरम और मैसूर में स्थित हैं। अगला उद्योग है चीनी उद्योग। देखिए, चीनी उद्योग में कच्चे माल के रूप में गन्ने का उपयोग किया जाता है और चीनी उद्योग एक भारनाशी उद्योग है। अर्थात जो गन्ना है, गन्ने को अगर लंबे समय तक के लिए स्टोर कर दिया जाए तो गन्ने में रस के साथ साथ जो शर्करा है, मिठास की जो मात्रा है कम हो जाती है। इसलिए चीनी के जो कारखाने, अधिकतर कारखाने जो हैं गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, जिससे कि जैसे जैसे गन्ने की कटाई होती जाए वैसे वैसे गन्ने की पिराई करके से चीनी बनाई जा सके। तो ये कारखाने केवल जो है गन्ना कटाई के सीजन में ही चलते हैं। यूपी और महाराष्ट्र ये महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक राज्य हैं। यानी गन्ने के उत्पादन में यूपी का स्थान पहला है, उसके बाद सेकंड नंबर महाराष्ट्र का आता है। महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादन और चीनी के कारखाने सहकारी क्षेत्र में है। देखिए, चीनी की मिलों के मामले में महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर आता है। इसके अलावा भारत संसार के प्रमुख चीनी उत्पादक देशों में से एक है। तीसरा उद्योग है लोहा और इस्पात उद्योग। देखिए, वैसे तो हमारे भारत में प्राचीन काल से ही लोहे का प्रयोग होता आ रहा है, लेकिन आधुनिक लोहा और इस्पात उद्योग की जो स्थापना है सन 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी स्थान पर की गई थी। लेकिन बड़े पैमाने के उद्योग का जो प्रारंभ है ये जमशेदपुर में सन 1907 में टाटा लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना के बाद से आरंभ हुआ है। वर्तमान में वर्णपुर, भद्रावती, विजयनगर, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, विशाखापट्टनम, इनमें भी लोहा इस्पात के कारखाने हैं। इनके अतिरिक्त दुर्गापुर में मिश्रित धातु का इस्पात का कारखाना है और तमिलनाडु के सेलम में स्टेनलेस स्टील का कारखाना है। देखिए, लोहा इस्पात उद्योग को मूलभूत उद्योग कहा जाता है। जितनी भी मशीनरी वगैरह, जितने भी सामान वगैरह बनाए जाते हैं वो लोहे के बिना नहीं बनाए जा सकते हैं। तो कोई मशीनरी बनानी हो, कोई स्ट्रक्चर तैयार करना हो, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार करना हो, उसके लिए हमें आयरन की जरूरत पड़ती है। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को मूलभूत उद्योग या आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। चौथा उद्योग है इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पूंजीगत टिकाऊ वस्तुओं, मशीनों और यंत्रों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर सरकारी स्वामित्व वाली एक कंपनी का नाम बताया गया है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जो कि बेंगलोर में है। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ये विभिन्न प्रकार की बड़ी और छोटी मशीनों का उत्पादन करता है। इसके कारखाने जो है बेंगलोर, पिंजौर, हैदराबाद, काला मासरे केरल में है, ये श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर में स्थित है इसके कारखाने। पांचवा उद्योग है तेल परिष्करण उद्योग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आधुनिक विश्व में खनिज तेल जो है अहम रोल निभाता है। विभिन्न उद्योग धंधों को चलाने के लिए, वाहनों को चलाने के लिए, या कह सकते हैं पूरे विश्व को चलाने के लिए तेल बहुत जरूरी है। तो तेल अगर नहीं होगा तो वाकई में जो वाहन आप देख रहे हैं सड़कों पे दौड़ रहे हैं, ये वाहन नहीं दौड़ पाएंगे, उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए खनिज तेल बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारत की बात करें तो भारत में खनिज तेल का जो उत्पादन होता है काफ़ी ज़्यादा कम होता है। यानी हमारे यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उत्पादन बहुत कम है। इसी वजह से हमें कच्चे तेल का आयात पश्चिम एशिया के अनेक देशों से करना पड़ता है। कच्चे खनिज तेल को परिष्कृत करने के लिए देश के विभिन्न भागों में बहुत से तेल परिष्करण केंद्र यानी ऑयल रिफाइनरीज स्थापित की गई हैं। सबसे पुरानी जो रिफाइनरी है वो असम के डिगबोई स्थान पर है। वहीं अन्य रिफाइनरीज में नूनमाती, हल्दिया, बोंगाई गांव, बरौनी, मथुरा, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोचीन, मुंबई और कोयली शामिल हैं। इसके अलावा कुछ और भी रिफाइनरीज हैं। यहाँ पे कुछ रिफाइनरीज के नाम लिखे गए हैं, और भी रिफाइनरीज हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो।
आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।